हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर चल रहा है सोल्यूशन। तो विलियन में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और लास्ट के कुछ एक और टॉपिक है जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें वेंट ऑफ फैक्टर पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, अभी उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। और वेंट ऑफ फैक्टर में आपने देख लिया बेसिकली आप क्या निकाल रहे हो, संयोजन और वियोजन वहां पर हो रहा है विलेय के अणुओं का, जिसके पश्चात आप उसके मोलों की संख्या, उनके मोलों की संख्या का अनुपात निकाल रहे कि पहले कितने हैं और बाद में कितने हैं। बस वही आपका वेंट ऑफ फैक्टर के द्वारा निकाला जा रहा था। ठीक है ना। ये आपने क्या बोला, कोई भी विलेय को विलायक में मिलाया जा रहा है तो विलेय को विलायक में मिलाने पर या तो वियोजन होगा या फिर संगुणन होगा। वियोजन की स्थिति ये वाली है जहां पर अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, संयोजन की या संगुणन की स्थिति ये वाली है जहां पर अणुओं की संख्या में कमी आ रही है। तो वियोजन या संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या में जो अंतर आ रहा है, उस अंतर के कारण आपका अणुसंख्य गुणधर्मों में भी अंतर आएगा। और इसे ही आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पर अणुसंख्य गुणधर्मों में अंतर क्या आया है, कैसे हम निकालेंगे। तो वेंट हॉफ ने संयोजन और वियोजन की जो सीमा है उसका निर्धारण करने के लिए यहाँ पर एक गुणक दिया जिसको वेंट हॉफ गुणक कहा जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से हम इसको देख रहे थे। फिर हमने यहाँ पर बोला कि आई जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो होता है संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल बटे संगुणन वियोजन के पूर्व मोल। ठीक है, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म, या फिर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान हम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आई यानी कि वेंट हॉफ फैक्टर आपका हो जाता है। ठीक है ना। फिर हमने क्या बोला यहाँ पर कि वेंट हॉफ फैक्टर को या वेंट हॉफ गुणक जो है उसको हम शामिल कर सकते हैं किसमें, अणुसंख्य गुणधर्मों में। और अणुसंख्य गुणधर्मों में पहला क्या था, वाष्प दाब में अवनम। ठीक है ना, यानी आपका क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर की लोअरिंग, जिसे आप बोल रहे थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब विलायक था तो सारी सरफेस पे विलायक के अणु थे तो वाष्प दाब अधिक था। अभी विलयन बना है तो सरफेस पे विलय के भी अणु आ गए तो उतना वाष्प नहीं बन रहा है। जब उतना वाष्प नहीं बनेगा वाष्प दाब उतना नहीं बनेगा, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन था वो इतना था। ठीक है ना, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट या डेल्टा P1 अपॉन, आप क्या कह रहे थे, P1 नॉट कह रहे थे इसको। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा N2/N1 होता है, लेकिन अब हम इसको वेंट ऑफ फैक्टर भी इसमें ऐड कर रहे हैं तो I इंटू N2 अपॉन N1 कर दिया हमने। ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड आपका क्या था, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा था कि क्वथनांक बढ़ गया जब विलयन बना तो विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक आया था। ठीक है ना, तो वही हम देखते हैं जो कि क्या होता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, केबी इंटू एम होता है। तो यहाँ पर हम आई लगा देंगे। ठीक है, आई इंटू केबी इंटू एम। ओके, चलिए तीसरा आपका क्या है यहाँ पर, और हिमांक में अवनमन को आप डेल्टा टी एफ से दिखा रहे थे, इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, और फोर्थ वन आपका क्या है, परासरण दाब, जिसको आप लिख रहे थे पाई इज इक्वल टू सी आर टी, या आप क्या लिख रहे थे, N2/VRT। तो यहां पर आप पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी इसको लिख सकते हैं, या पाई इज इक्वल टू आई इंटू N2/V इंटू आर टी। ठीक है, अब देखिए हमने आई की बात की थी, वेंट ऑफ फैक्टर जो हमारा है वो कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, NaCl के लिए करते हैं। NaCl को आप से आपको क्या मिल रहा है, Na पॉजिटिव
और Cl नेगेटिव मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, अब कोई भी चीज, ये हमारे पास एक अणु है, ठीक है, एक में से धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे, जितना कम कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उतना ही उधर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ रहे हो ना, NaCl टूट रहा है और जितना टूट रहा है वो टूट कर क्या बन रहा है, Na भी बन रहा है और Cl भी बन रहा है। ठीक है, हम x से दिखाते हैं कि सपोज ये 1 था और जब t इज इक्वल टू 0 था, 0 समय पर, ठीक है, जब ये हमने जस्ट स्टार्ट करने से पहले, वहां पर t इज इक्वल टू, यहां पर मात्रा कितनी थी, 1 थी, और साम्य अवस्था पर हम बोल रहे हैं कि x मात्रा इसकी आपका हट चुकी है इससे, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस x करेंगे। ठीक है, और यहां से x मात्रा अगर वियोजित हुई है तो वो x मात्रा वहां आयंस में प्रोड्यूस हुई है, यानी ये भी x बना होगा और ये भी x बना होगा। समझ रहे हैं, और जब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इसका मतलब NaCl पूर्ण रूप से वहां वियोजित हो चुका है। समझ रहे हो ना क्या कहा मैंने, अगर x इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी 1 में से आप कर दिया, इसका मतलब क्या है कि पूर्ण वियोजन की स्थिति में, जब पूर्ण रूप से वियोजित हो गया NaCl, तो यहाँ कितना बनेगा, एक ही बनेगा दोनों जगह, यानी 2 मॉलिक्यूल की तो बात हो रही है, 2 अणु की, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 हो जाएगा टोटल। इस स्थिति में अगर आप I का मान निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बताओ, वियोजन के पश्चात जो मोल थे बटे वियोजन से पूर्व जो मोल है। ठीक है ना, तो वियोजन के पश्चात, ये वियोजन हुआ तो वियोजन के पश्चात क्या है, 1 माइनस एक्स किसके हैं, NaCl के हैं, उसमें ऐड करोगे Na के कितने हैं, x, और इसके भी कितने हैं, x, अपॉन वियोजन से पूर्व क्या था आपके पास, वियोजन से पूर्व 1 था NaCl का, और इनका कितना था, 0 0 था। ठीक है ना, प्लस 0 प्लस, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। ठीक है, और अब मैंने क्या बोला, इस x की वैल्यू 1 हो गई, सपोज जब आपका पूर्ण रूप से क्या होगा, वियोजन होगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी 2। तो यही आप देख रहे थे, 2 अणु यहाँ बन रहे हैं Na और Cl के, जब हम देख रहे हैं यानी NaCl का जब वियोजन हो रहा है तो 2 अणु बन रहे हैं। ओके, चलिए, ये वाली स्थिति कब है, x का मान हम कब ले रहे हैं 1, जब 100% वियोजन है। ठीक है ना, इसी प्रकार से आप किसका कर सकते हो, MgCl2 का कर सकते हो, A। चलिए, अब हो गया आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट, और अब इसकी बात करते हैं, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है ना, सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है ना, उसी का हम एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं, आपकी ही बुक का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। ठीक है, (0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, ठीक है, तो 0.5 ग्राम क्या है, जो विलेय है उसका द्रव्यमान दिया गया है, W2 की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है ना, उसको 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है ना, और आपको दिया गया है यहाँ पर
प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार है, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। प्राप्त विलयन यानी कि जो विलयन बना का वाष्प दाब 0.845 बार है। आपको विलय का अणुभार यहाँ पर ज्ञात करना, ठीक है ना। विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेंजीन का आणविक द्रव्यमान आप निकाल सकते हैं, प्रश्न में आपको दिया भी गया है। बेंजीन का मोलर या आणविक द्रव्यमान ओके। चलिए सॉल्यूशन निकालिए। प्रश्न से क्या क्या दिया गया है। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, जिसको आप क्या बोल रहे थे, P1 नॉट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बच्चे, P1 नॉट विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना है, 0.850 बार, ठीक है। दूसरा 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय को 39.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो 0.5 ग्राम क्या है यहाँ पर, W2 की वैल्यू है, ठीक है। और W1 की वैल्यू कितनी है बच्चे, 39.0 ग्राम है, ओके। इसके अलावा M1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 78 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। इसके अलावा क्या दिया गया है, प्राप्त विलयन का वाष्प दाब दिया गया है, यानी कि P1 की वैल्यू भी आपको दी गई है। P1 इज इक्वल टू 0.845 बार, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला क्या देखा था, फॉर्मूला आपने देखा था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 बाय N1, ठीक है। या P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 डिवाइडेड बाय W1 बाय M1, ठीक है ना। जिसको आपने फर्दर सॉल्व करके निकाला था P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1, ठीक है। ये आया था आपका। चलिए अब इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। क्या क्या दिया गया है आपको, P1 नॉट है आपके पास, P1 है आपके पास, ठीक है ना। P1 नॉट हो गया, P1 हो गया, P1 नॉट, ये वाली सारी वैल्यूज आपके पास है। इधर चलिए, इधर आपके पास क्या क्या है, W2 है आपके पास, W1 है और M1। क्या क्या है, W2 है आपके पास, M1 है और W1 है। निकालना आपको क्या है, ये M2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और M2 ही आपका क्या है, जो प्रश्न में कहा गया है, विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ओके। चलिए करिए वैल्यू पुट। क्या क्या है, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू क्या क्या है, यहाँ पर W2 है, W2 आपको कितना दिया गया था, 0.5 ग्राम, 0.5 इंटू M1 कितना है 78, M2 आपको निकालना है इंटू 39, ठीक है, 39.0। क्लियर, करिए सॉल्व।
जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, M2 का आंसर आएगा, और किस में आएगा, ग्राम पर मोल और ग्राम मोल। ठीक है, क्या करेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से ये माइनस कर दीजिए, फिर आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे ऊपर, इसको ये डिवीजन में चलाएगा, M2 ऊपर आएगा। क्लियर है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक और। बेंजीन का क्वथनांक आपको दिया गया है, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन। ठीक है, ये आपका क्वथनांक में उन्नयन, उसका प्रश्न। वन 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। ठीक है ना, बेंजीन का आपको मोलर द्रव्यमान पता ही है। विलयन का क्वथनांक 354.11 केल्विन हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वथनांक बढ़ गया है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, जहां पर आपको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मान दिया गया है। बेंजीन के लिए Kb का मान है आपका 2.53 ठीक है, निकालने किसकी वैल्यू है, M2 की वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल, फॉर्मूला आपको करवा रखा है। तो ये वाला प्रश्न आप लोग होमवर्क में देख लेंगे, फिर तो आने वाले सेशन में हम इस वाले क्वेश्चन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी आज के सेशन में हमने एक न्यूमेरिकल देखा और वेंट ऑफ फैक्टर को थोड़ा और अच्छे से समझा। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ये चैप्टर क्योंकि आपका कंप्लीट हो चुका है, बस क्वेश्चन आंसर्स इसके रहते हैं, उन पर हम लोग आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए